नमस्कार, मैं राजेश कुमार। शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को अब आ रही होगी। अगर हो तो नमस्कार। गंगा सरन जी, हाँ, इसका मतलब है कि आवाज़ मेरी जाने लगी और तस्वीर भी आ रही है। तो समय हो गया है, बात शुरू करें। आज का विषय जो हमने रखा है, कोरोना के दिनों में रंगमंच। क्योंकि रंगमंच के कई विषयों पर लोग तरह तरह से लोग बोल रहे हैं। अभी जो लाइव का जो दौर है, तो मुझे लगा कि ये बड़ा ही आवश्यक समय है कि इस पे हम लोग बात करें कोरोना के दौर में। क्योंकि पिछले दिनों ये काफ़ी चर्चा में भी रहा। कोरोना पर चर्चा तो हमारे यहाँ हो ही रही है, लेकिन है कि कोरोना के दिनों में रंगमंच क्या होगा। तो जो जिस तरह का माहौल है, जो दौर है, मुझे पता नहीं क्यों ब्रेख्त और मार्केज की बहुत याद आ रही है। ब्रेख्त कहते थे कि क्या जुल्मतों के दौर में गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। ये बहुत मशहूर पंक्ति है ब्रेख्त की, और जिसे अक्सर लोग अपने आज के समय में बहुत दोहरा रहे हैं। उसी तरह से मार्केज का जो उपन्यास है, लव इन द टाइम ऑफ कोलरा, अर्थात कोलरा के दिनों में प्यार, जिसकी बात वो कर रहे हैं मार्केज ने, जिन्होंने किया था। तो क्या आज के समय में, कोरोना के समय में, मैं अगर उसी के संदर्भ में कहूँ तो बात की जा सकती है। मुझे लगता है कि बिल्कुल कोरोना के समय में भी रंगमंच किया जा सकता है। जैसे प्यार किया जा सकता है, उसी तरह रंगमंच भी किया जा सकता है। या ब्रेख्त के शब्दों में कहें तो जुल्मतों के दौर में भी जुल्मतों के बारे में गीत गाए जाएंगे। अंधेरे के समय में भी अंधेरे के गीत गाए जाएंगे। तो किसी ने सोचा भी नहीं होता कि सोचा होगा कि जो कोरोना का जो अभी हम जो देख रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, कि इतना करीब आ जाएगा। क्योंकि 30 जनवरी तक तो हमें याद है, लोगों ने पहला पेशेंट मिला था, मरीज मिला था, तो लोगों ने सोचा था कि ये अब हमारे यहाँ क्या आएगा। या पहले वुहान की बात जो थी, तो वुहान में लगता था कि ये तो दूसरे देश की बात है, मुल्क में, पड़ोस के मुल्क में है, हमारे मुल्क में नहीं आएगा, हम लोग बहुत समृद्ध हैं, बहुत ताकतवर हैं और हमारे देश में आने वाला नहीं है। लेकिन देख रहे हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं लगा, आ गया। और इतने लापरवाह थे हम लोग, हम क्या चाहे कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम जो है, कि उस दौर में हमने ट्रंप का स्वागत भी कर रहे हैं, और उसके बाद चुनाव भी होता है, दिल्ली का चुनाव भी होता है, और फिर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी जो है सरकार बनती है, और इसी में हम खो रहते हैं। तभी अचानक जो हम लोग सोच रहे थे कि खटखटाएगा, दरवाजे पर दस्तक है या दूर है, वो अचानक हमारे दरवाजे पे दस्तक भी नहीं देता है, बल्कि जो भी रास्ते होते हैं उन रास्तों से वो घुस जा गया, और अचानक हमारे सामने ऐलान कर दिया गया कि लॉकडाउन। हाँ, ये फोन आ गया था, जिसके कारण बातचीत हमारी हो गई। मैं थोड़ा सा इसको हमने वॉल्यूम कम कर देते हैं, वॉल्यूम तो हाँ, अचानक हम देखते हैं कि हमारे लॉकडाउन की स्थिति हमारे यहाँ पूरी बदल जाती है, और सरकारी स्तर पे या पूरा एक सामाजिक स्तर पर हम जब देख रहे हैं, एक अजीब तरह की स्थिति हमारे यहाँ हो रहा है। तो मुझे लगा कि इस दौर में अगर देखें, अगर तो अरुंधति राय का जो एक लेख पिछले दिनों आया, उन्होंने बताया कि ये कोरोना की जो बीमारी है, ये वैश्विक महामारी, एक नई दुनिया का प्रवेश द्वार है। ये आ तो गई है ये बीमारी हमारे बीच में महामारी के रूप में, लेकिन आप देखेंगे, आवाज तो साफ आ रही होगी ना मेरी? हाँ हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
अरुंधति राय का जो एक प्रवेश द्वार है नई दुनिया का, तो बिल्कुल सही कहा, ये एक नई प्रवेश द्वार है। बहुत सारी चीजें बदली हुई सामने हमारे सामने आएगी, चाहे वो समाज हो, संस्कृति हो, और चाहे रंगमंच हो। कोई सोचा भी नहीं था कि रंगमंच जो है या राजनीति है, ये सब साहित्य सिकुड़ गया है कमरे के अंदर। अभी एक शब्द बहुत तेजी से लोगों के बीच में आ रहा है, डिजिटल थिएटर। क्योंकि लोग कमरे के बीच से राजनीति रंगमंच कर रहे हैं, तो उसमें घरों से बैठकर लोगों ने अपने वीडियो क्लिपिंग डालना शुरू कर दिया है, या और भी दूसरी चीजें जो हैं अपने पहले के ड्रामा को लेकर जो है। तो ये डिजिटल थिएटर का काफी अभी पिछले दिनों बातचीत हो रही है कि आखिर ये डिजिटल थिएटर है क्या। और ये आप देखिएगा कि ये अभी 10-15 दिन में ही ज्यादा ये काफी हमारे बीच में बहस का विषय रहा डिजिटल थिएटर को लेकर। तो क्या डिजिटल थिएटर केवल अभी कोरोना के समय कि उसी के समय की इजाद है, या हमारे यहाँ बहुत पहले से आया है? कुछ लोग ऑनलाइन थिएटर भी कह रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो डिजिटल थिएटर कोई आज की चीज नहीं है। मैं अगर गूगल के पन्नों में मैंने थोड़ा जानने की कोशिश की, क्योंकि देखिए एक वर्ग है जो बहुत तेजी से उन्होंने इसकी खंडन किया है और इसकी भर्त्सना भी की है कि हमें किसी भी सूरत ये जनता के करीब का नाटक नहीं है, बल्कि थिएटर के प्रारूप को बिगाड़ेगा। तो जानने की कोशिश की कि आखिर ये रंगमंच डिजिटल थिएटर ये है क्या बिल्कुल अभी का थिएटर है, या पहले भी इसका कोई रहा है एग्जिस्टेंस। तो हम देख रहे हैं कि इतिहास में अगर जाएं कि 1990 के आसपास का वो दौर है, या 80 के आसपास का दौर है, जब बहुत से कंप्यूटर, फैक्स या बहुत सारी मशीनों का इजाद होना शुरू हो गया था। तो उसमें जो है नई नई टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई थी, तो वो सारी चीजें जो है ड्रामा से जुड़ने लगी थी। अपने देश में भी जुड़ा था और विदेशों में तो और ज्यादा, क्योंकि वहां पर कंप्यूटर वगैरह बहुत पहले से समावेश था। और 90 के पास हम देख रहे हैं कि चाहे यूरोप का हो या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हो। 96 में तो ऑस्ट्रेलिया के एक डायरेक्टर ने बजावते पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ओपेरा को शूट किया, और शूट करने के बाद उन्होंने उसका लाइव प्रसारण किया था। ये नया प्रयोग था 96 में। उसके बाद तो एक दौर सा आ गया है पूरे यूरोप में, हम देख रहे हैं। और अगर हम संदर्भ के लिए गूगल में अगर जाएं तो शेक्सपियर के बड़े से बड़े नाटक, शेक्सपियर के नाटक हो या और भी दो बहुत जो मशहूर नाटक जितने भी हैं, वो सारे नाटकों को हम लिस्ट देखते हैं एक लंबा सा, और वो लिस्ट में हमें नजर आता है कि उसका वो लोग इस रूप में डिजिटल थिएटर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अब वो डिजिटल थिएटर दो तरह के होते हैं असल में। एक तो हो गया कि जैसे लाइव शो, ये वहां भी होता है, अभी भी होता है। अभी मैं नेट पर देख रहा था तो अभी 20 मई का भी एक लाइव शो का था, लोगों ने बुक कराए थे, वो सब कैंसिल हो गए, दूसरी बात है। तो एक तो लाइव शो करते हैं पूरा, और दूसरा क्या होता है कि बहुत ही हाई डेफिनेशन कैमरे से, वैसे लाइव को भी वो लोग क्या करते हैं कि हाई डेफिनेशन कैमरा से उसमें 25, 30, 50 तक कैमरे इस्तेमाल होते हैं। अब 50 कैमरे लेकर और उसको लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, देखते हैं, उसको दिखाते हैं लोगों को जो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि नाटक के टिकट भी बहुत महंगा होता है, तो हर लोगों के लिए संभव भी नहीं होता है। और दूसरा ये भी होता है कि टिकट आपको आसानी से मिलेगा भी नहीं, वो आपके टिकट के लिए 2-2, 3-3 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए ये शायद ये सब जो स्थितियां आई होंगी, उन स्थितियों के कारण क्या कहते हैं, लोगों के लिए इस विधा की तरफ मुखातिब हुए होंगे। और फिर क्या हो रहे हैं कि दूसरा ये है कि उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको फिर उसको प्रसारण करते हैं। आज बहुत सारे नेशनल थिएटर जो यूट्यूब में है, आप खोलेंगे अगर, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे नाटक और बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन और उसकी कंपोजिंग किए हुए नाटक हमारे सामने वो सारे दिखाई देते हैं।
तो ये सब तो पहले से आ रहा है। मैंने कहा 1980 से लेकर 90 में और बढ़ता है, और 96 में तो बजाते हो उसको मार्केटिंग करने लगते हैं सारे लोग जो है, उसका कमर्शियल भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी आप देखना चाहें उनका तो उनका पे करना पड़ता है उनको, पैसे वाले जो है। और अभी 2009 से 10 से ये बहुत एक नए परिभाषित हो गया है डिजिटल थिएटर के रूप में। हमारे यहाँ भारत में अगर दें तो हमारे यहाँ इस चीज़ के लेकर ज़्यादा बहुत जानकारी या इस पे चर्चा भी नहीं रही है कि क्या इस तरह की कोई थिएटर भी इस तरह का है, क्योंकि हम और थिएटर के बारे में तो सुन रहे हैं, फर्स्ट थिएटर, सेकंड थिएटर, थर्ड थिएटर, लेकिन ये डिजिटल थिएटर ये अभी 10-15 दिन में बहुत तेजी शब्दों से उभर के आया है, और चिंता भी प्रकट की जाने लगी है कि ये बड़ा खतरनाक है, इससे लोगों को क्या कहते हैं रंगमंच का बड़ा नुकसान होगा, इस तरह की चीजें आई हैं। आखिर ऐसा क्या अभी पिछले दिनों परिवर्तन रंगमंच में हुए कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया? तो इसके जानने की जरूरत है कि अभी क्या घटा पिछले 50-58 दिनों में, जब से हमारे यहाँ एक तरह से लॉकडाउन की जो स्थिति आ रही है, उस लॉकडाउन में ऐसी क्या घटना घटी कि जिसके कारण इस पे एक साथ विपक्ष में कई सारे लोग खड़े हो गए। तो अगर देखें हम तो जिस दिन कोरोना लागू हुआ तो हमने देखा कि देश की कई सारी संस्थाओं ने जो बहुत पेशेवर भी नहीं है, हाँ, और वो सत्ता के साथ भी चलने वाले भी नहीं है, छोटे छोटे शहरों में जो रहने वाले रंगकर्मी हैं, चाहे वो क्या कहते हैं बलिया ऐसे शहरों में हो, इलाहाबाद, शाहजहांपुर और दरभंगा, बेगूसराय, ऐसी जगहों में कई एग्जाम्पल मैंने जितनी जानकारी थी मैंने उसमें देखा मैंने कि उसमें जो ड्रामा होने लगे, ड्रामा मतलब कि जो लोग जहां थे वो लोग वहां नाटक करने लगे। कोई घर में अपने एकल को प्रस्तुत कर रहा है, अपने आप को शूट कर रहा है, लाइव कर रहा है। अब कुछ लोग जो हैं, जो उनके पास जो पहले से जो किए हुए नाटक थे उसको दिखाने लगे। और ऐसा नहीं कि जो नाटक लाइव कर रहे हैं या पहले के जो दिखा रहे हैं वो कोई ग्रांट वाले नाटक हो या सत्ता समर्थित नाटक हो या सांप्रदायिकता के समर्थन में नाटक हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जहां भी छोटे छोटे बलिया शहर में हो रहा है या बेगूसराय में जो नाटक हम देखने को मिल रहे हैं रंगनायक थिएटर ग्रुप के द्वारा भी मैंने पिछले दिनों देखा, या अभी बड़े भाई साहब को भी देखा। और इसी कड़ी में जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो थी अस्मिता द्वारा। अस्मिता 58 दिनों से लगातार वो क्वारंटाइन थिएटर फेस्टिवल चला रही है। जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन से रोज वो शाम को जो है एक नाटक शाम को 7 बजे दिखाते हैं नाटक, और दिन में भी जो उनके किए हुए नुक्कड़ नाटक होते हैं या कॉलेजों में जो उन्होंने तैयार कराए हैं वो नाटक कराते हैं। देखिए 58 दिनों से जो उनके पास था वो नाटक को, और वो कंटिन्यू और जारी है, वो दिखा रहे हैं। और इसी की परंपरा में, इसी की कड़ी में देखेंगे उनके ये जो प्रचलन में आया उसको देखकर बहुत सारे लोगों के अंदर प्रेरणा आई, और वो जो है वो लोग भी शुरुआत कर दिए। जैसे मुझे याद है कि लंदन से शिकागो से अमेरिका से फ़ोन आया मेरे पास, और उन्होंने कहा कि हम लोग भी अपने शहर में मंडी थिएटर एक उनका है अलका शर्मा जी का, वो हम लोग भी वहाँ करना चाहते हैं, तो क्या नाटक आप उपलब्ध करा सकते हैं? तो मैंने उन्हें कई लोगों के यहाँ डायरेक्टरों के नंबर भी दिए, और हमने कहा कि आप इन लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको नाटक मिल जाएंगे। तो उनके पास कई लोगों को मिले। आज ही कल में उनके पास अकरमासी का आउटकास्ट भी प्रसारण होने वाला है, जो शरण कुमार लिम्बाले का जो जीवनी का लेकर है वो दिखाने वाले हैं लोग। तो उन्होंने वो शनिवार इतवार को लगातार वो नाटक एक प्रसारण करते हैं, और आश्चर्यजनक है कि इसका जो व्यूवर्स की संख्या बहुत है। कल मैंने पूछा कि आप कितने लोग देखते हैं, देखा होगा इन लोगों ने
तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने उसको जो चेक किया उसके अनुसार अब तक हमने 8 और 8 नाटक में लगभग 40,000 लोगों ने देखा। इसी सिलसिले में हमारी अरविंद गौड़ से भी बात हुई थी कि आपके जो क्वारंटाइन में नाटकों को कितने लोग देख पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक एक नाटकों का उसमें जो है वो 5-5, 6-6 हज़ार लोग हमारे दर्शक उसमें हमारे उसमें व्यूअर्स होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या इसमें जुड़ रही है। और आखिर इनके नाटक होते कैसे हैं आप देखा जाए, क्योंकि चाहे अरविंद गौड़ का ही अगर देखें, उसके नाटकों पर हम नज़र डालें तो उनके नाटक जो हैं वो सारे सांप्रदायिकता के खिलाफ में है। उनके नाटक जो है आपको आम गरीब लोगों के पक्ष में है। दारिया फो के नाटक वो करते हैं, उनके नाटक है। तो ये जो सारे नाटक जो हैं कहीं न कहीं जनता के पक्षधर वाले नाटक हैं। तो ये सारे नाटक जब हो रहे हैं, कोई कह रहा है जिन लाहौर ने व्याख्या वो नाटक भी मैंने देखा अभी, हाँ, या पिता ऐसा नाटक अभी इन्होंने किया, या अभी मजदूरों के उस पे जो है पलायन को लेकर जो है इन्होंने उस पे जो किया इन्होंने, दीपक सिन्हा ने, वो अमृतसर आ गया। 1947 के बंटवारे को उन्होंने इससे जोड़ कर किया था। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन नाटकों में जो स्वर है वो स्वर जो है जो आम लोगों का वही स्वर है जो देखते हैं। तो फिर आखिर सवाल है कि जब इतना सब होने के बावजूद भी फिर ये विरोध का पक्ष क्यों उठ रहा है। देखते हैं कि लगातार जो है उसके बाद जो है विरोध में काफ़ी लोग आए उसके जो है। तो राकेश श्रीमाल जी ने एक अखबार में इस संबंध में एक रिपोर्ट भी दी। इन्होंने रिपोर्ट में पक्ष विपक्ष कई लोगों के उसमें स्टेटमेंट भी छापे थे उसमें जो है। तो उसमें जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर सुरेश शर्मा का जो है वो कह रहे हैं कि उनका जो बयान है जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन थिएटर रंगकर्म नहीं है, यह रंगकर्म की परंपरा में नहीं आता है। वहीं सत्यदेव त्रिपाठी जो है ऑनलाइन के पक्षधर दिख रहे हैं। उनका मानना है कि जो अखबार में लिखा है इन्होंने, सब कुछ मौन रहने पर जनमन मौन नहीं रहता है। जब ऑनलाइन उच्च स्तरीय बैठ के पढ़ाई या अन्य लोक व्यवहार हो सकता है तो रंगकर्म क्यों नहीं हो सकता है। यह रंगमंच का अंधकार काल है। अंग्रेजों के जमाने में भी ये दबा और उपेक्षित था। आपातकाल के विरोध में ही नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हुई थी। इसके पूर्व इसकी कोई परंपरा नहीं थी। इस संकट में ऑनलाइन थिएटर ही एकमात्र विकल्प है। कुछ लोग अवश्य हैरान हैं, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं से कुछ करना तो बेहतर है। ये सत्यदेव त्रिपाठी जी का बयान है उसमें। उसी तरह का जो लाइव में सत्यदेव, संजय उपाध्याय और बंसी कौल भी इसके पक्षधर दिखाई देते हैं और इसे धारा के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो बम्बई के एक्सपेरिमेंटल थिएटर फाउंडेशन के निर्देशक मंजुल भारद्वाज हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना यह है कि राजनीति केवल व्यवस्था कायम कर सकती है, इंसान को इंसान नहीं बना सकती। रंगकर्म यह काम बखूबी करता है। ऑनलाइन थिएटर से रंगकर्म का भ्रम जाल बना जा रहा है। कुछ लोग अपने आप को बचाए रखने के लिए ऑनलाइन थिएटर कर रहे हैं। वे यह कहते हुए रंगकर्म के माध्यम को ही भुला रहे हैं, उनकी जरूरतों और चुनौतियों को नकार रहे हैं। ऑनलाइन थिएटर रंगकर्म नहीं, रंग नुमाइश है। वे रंगकर्म की जड़ों को उखाड़ फेंक रहे हैं। यह अवसरवाद है। खाली बैठी जनता को कुछ भी परोस देना है, भले उसे तृप्ति न मिले। ऐसे लोग अपने आप को गरिमा में देखने का स्वांग रच रहे हैं। ये रंगकर्म के बाजारीकरण का भयावह विद्रूप चेहरा है। ये लोग मनुष्य की प्रकृति और प्रकृति को ही डिकोड करने में लगे हैं। ये खोखले लोग हैं। ये लोग इस समय में अपने रंग अनुभव, चुनौतियों, रंग चिंतन को समाज के साझा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये
मंजुल जी का है, उसी तरह से जितेंद्र सिंह या उमा झुनझुनवाला ने भी इसके विरोध में ही इसके अपना पक्ष रखा है। तो एक लंबी एक इसमें फहरिस्त है जो इसमें क्या कहते हैं, कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है। तो इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है कि क्या जो ये इसके द्वारा हम जो दिखला रहे हैं ये क्या पहली बार हो रहा है क्या? अगर आप देखें, अगर जो आरोप लगाने वाले लोग जो लोग हैं ये तो पहले से करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी क्या कहते हैं, फिर हमारे हिंदुस्तान में जितने थिएटर फेस्टिवल होते हैं वो सारे फेस्टिवल को अगर आप देखें तो वो सारे एंट्रीज जो मांगते हैं वो सारे एंट्री कहते हैं कि आप सीडी बना कर भेज दे दिए, चाहे भारत रंग महोत्सव हो, चाहे मेटा हो, चाहे और भी कोई भी जो आजकल हो रहा है, उस समय कहते हैं एक सीडी बना कर देखिए। अर्थात जो लोग विरोध करने वाले हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं इससे नाटक की क्षति पहुंचेगी, वही लोग उसके कहीं ना कहीं दूसरा इनका चेहरा ये है कि वो समर्थन करते हुए दिखते हैं। और यहां उनके पहले से नहीं हो रहा है। जो आप देखिएगा संस्थानों में जो है ये डिजिटल का फॉर्म का जो है बहुत पहले से प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन वो लोग खंडन नहीं कर रहे हैं जहां दूसरे लोग खंडन कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि अनुराधा कपूर और अभिलाष पिल्लई अपने नाटकों में डिजिटल का वो ज़्यादा या तकनीक का ज़्यादा बहुत इस्तेमाल करते हैं। तकनीक का इस्तेमाल करने में कोई किसी को हर्ज नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए कि तकनीक हमारा प्रमुख ना हो, कंटेंट हमारा प्रमुख हो। जो हमें कहना है उसको कहने के लिए जो अगर तकनीक का सहारा ले तो कोई इसमें बुरा नहीं है। आज हम कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे में बैठकर कहीं बाहर जाने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम लाइव हो रहे हैं, इस तकनीक के सहारा ही तो ले रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है। हम इसके द्वारा आज देखेंगे आप कि देश में कई जगह वर्कशॉप भी होने लगे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं इससे ड्रामा को क्षति पहुंचेगी, वही लोग जगह जगह आजकल नाटक की पढ़ाई भी कराने लगे हैं। जब नाटक की पढ़ाई हो सकती है, स्कूल चल सकता है, ऑफिसेज चल रहे हैं, योगा चल रहे हैं, तो इसको चलाने में क्या परेशानी है? क्या हम कमरे में बैठकर, रंगकर्मी बैठकर केवल डिप्रेशन में और अवसाद में चले जाएं? अभी तो नए नए, मुझे लग रहा है कि जैसा अरुंधति राय ने कहा कि नए नए रास्ते तलाशने की जरूरत है। ये नई सदी का प्रवेश द्वार है, एक नई तरह का सदी प्रवेश करने वाली है। तो हमारा थिएटर कैसा होगा, इस पे तो सोचना होगा। अभी हम कोरोना के समय में हैं, एक फेज होगा, और दूसरा कोरोना के बाद का समय का फेज क्या होगा, उस पर तो हमें सोचना होगा, क्योंकि संकट तो बहुत बड़ा संकट है और यह संकट अभी का नहीं है। महामारी का संकट अब लग रहा है कि शायद अभी जो बहुत युवा होंगे शायद उन्हें लगा होगा कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन हम लोग के भी पहले, अब आप देखिए वो दौर था जब बंगाल में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने पर लाखों लोग, 1000-2000 नहीं, 50-60 लोग बंगाल में गुजर गए थे। लोग जा रहे थे और गिर जा रहे थे सड़क पे, फिर लोग आगे बढ़ जा रहे थे। गांव का गांव खाली हो रहा था, जैसे प्लेग के दिनों में खाली हो रहा था। तो बंगाल का जो अकाल था, और बंगाल के अकाल को सबको मालूम है कि वो मानव निर्मित था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने युद्ध में किस तरह से लोगों को फंसा रखा था, और उसका खामियाजा बंगाल के लोगों को झेलना पड़ा, पूरे देश के लोगों को, बंगाल को ज्यादा ही। तो उसमें क्या हो रहा है, वहां के रंगकर्मी क्या शांत हो गए थे? उस वक्त तो पारसी थिएटर का बहुत दौर था। पारसी थिएटर ही, जैसे अभी आप व्यावसायिक थिएटर कह सकते हैं, या प्रोसिनियम का थिएटर, मुख्य धारा का रंगमंच, उसका एक तरह से प्रतीक रूप में था पारसी थिएटर। लेकिन गांव से, बंगाल के गांव से लोग निकल के आ रहे हैं। बलवंत गार्गी कह रहे हैं, वो तो महत्वपूर्ण लेख है, कि जब वो स्टेशन पे पहुंचे, लाहौर के स्टेशन पे,
क्योंकि मंचन कराना था उनके, बंगाल से आए थे। तो स्टेशन पर वो ढूंढ रहे हैं बड़े क्लास में, जहाँ पर बड़ा क्लास होगा शायद, वहाँ पर रंगमंच के लड़के उतरेंगे। देखा कि डब्बे से, पीछे के डब्बे से चिल्लाते हुए आए कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, बंगला में बोले उन्होंने। देखा कि 6 लोगों की एक टीम थी, वो चली आ रही है। तो वहाँ की पंजाबी जो एक्ट्रेस थे, एक्टर बोले कि ये क्या ड्रामा करेंगे, छोटे छोटे सांवले और बड़े साधारण करके। लेकिन शाम को जब वहाँ पर ऑडिटोरियम में जब नाटक होने लगता है और अचानक भीड़ में से जो है नगाड़े की आवाज़ होती है और अगल बगल छितराए हुए जो 6 कलाकार वो भूखे हैं भूखे हैं भूखे हैं करते हुए जो निकलते हैं और मंच की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो वहाँ के दर्शकों को लगता है कि नाटक क्या कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब करने वाले कहाँ से आ गए, ये कौन व्यवधान डाल रहा है। लेकिन मंच पर जाकर वही कलाकार अपनी जब दास्तान को सुनाते हैं, अपनी अकाल को सुनाते हैं, अकाल की कहानी को, तो हम देखते हैं कि पूरा हॉल सन्नाटे से भर जाता है, महिलाएं रोने लगती हैं। ये रूप तो नहीं था, नाटक का ये रूप तो नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1943 के बाद इप्टा का गठन होता है और पूरे देश में जो है ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो है, क्या कहते हैं, उसका गठन होता है और पूरे देश में जा जाकर लोग ऐसे नाटक करने लगे। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी जड़ तो तलाशनी होगी। जब महामारी के दिनों में, भूख के दिनों में जहां मर रहे हैं, कलाकार घुटने नहीं टेके, जो रास्ता एक नई रास्ता इजाद हो उन्होंने इजाद किया। उन्हें लगा कि नहीं, हमें पारसी थिएटर मंच पर जाना नहीं है, हमें व्यापक जनता के बीच जाना है, और व्यापक जनता के लिए उन्होंने नया रास्ता तलाशा। उस वक्त मशीनरी नहीं थी, मशीन नहीं था, तकनीक नहीं थी, इसलिए उनके सामने लोक परंपराओं का जो सवाल था, लोक परंपराओं का जो रूप था, वो रूप को लेकर अपने सामने आए और उन्होंने जो है नाटक किया। उसके बाद देख रहे हैं कि इमॉर्टल इंडिया और कई ऐसे नाटक पूरे देश भर में, यार ये 10 साल तक जो है ये मूवमेंट चलता रहा आम जनता से जोड़ने को लेकर। कुछ बिखराव भी आए, उस पर बात करने की यहाँ जरूरत नहीं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि महामारी में संकट में हम कैसे नाटक कर सकते हैं, कैसे रास्ता निकालें। वो दौर संकट का और भी दौर है। अगर और आगे की परंपरा में देखें, अगर कि जब आजादी से लोगों का मोह भंग होता है और 67-68 के बाद एक मध्यवर्गीय लोगों को लगता है, तुगलक में भी हम देखते हैं, तुगलक में साफ दिखता है कि जो आशाएं थी उस वक्त नेहरू से, वो आशा टूट रही है। किसान बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, खाने को मर रहे हैं। तो किसान आंदोलन जो होता है हम देख रहे हैं अगल बगल उन दिनों, बंगाल में, भोजपुर में, तमाम जो है। और उसके बाद उससे जो है, जो अभिजात रंगमंच के बीच से, क्योंकि उसके पहले का जो मध्यवर्गीय रंगमंच था, एक पाश्चात्य का जो पहले औपनिवेशिक रूप में हमारे सामने आया था अंग्रेजों के समय में, आजादी के बाद एक पाश्चात्य और यथार्थवादी के रूप में प्रोशेनियम के सामने हमारे मौजूद था, उसके विरोध में, क्योंकि वो उसका एक नए संकट को उबारने के लिए फिर हम देख रहे हैं कि वहां नुक्कड़ नाटक का भी आता है वो दौर, और वो भी जनता के बीच में जाने की कोशिश कर। वो वहां तो उस वक्त भी बहुत स्पष्ट नहीं था कि हम नाटक कैसे करें, ऑडिटोरियम में करें कैसे। लेकिन आप देखिए उसी वक्त का दौर वही दौर है जब बादल सरकार थर्ड थिएटर का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, उत्पल दत्त पोस्टर प्ले लेकर आते हैं, गुरुशरण सिंह वहां पर आते हैं, और कुछ दिनों के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश में फिर जन नाट्य मंच, ऐसी कई संस्थाओं को आप देखिएगा, आपको नुक्कड़ों पर आकर नाटक करने लगती हैं। उसके बाद एक तीसरा दौर भी आता है, संकट जो है 1990 के बाद के दौर के कह सकते हैं, जब हमारे देश में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और एक सांप्रदायिकता का दौर आया। तभी एक दौर आया था कि हम अपने कैसे अभिव्यक्त करेंगे, और अभिव्यक्त करने के लिए जो है कई विधाएं आई, कई रूप आए। प्रतिरोध का भी नाटक इसी दौर में आया।
दलित रंगमंच का भी अब अगर देखें तभी हमारे बीच में वो दिखाई भी देता है। बहुत लोगों ने उसका भी विरोध किया था। हाशिए के जो लोग थे, हाशिए के लोगों का जब नाटक को स्पेस जब दिया जाने लगा तो लोग तरह तरह से नाम से देने लगे कि ये किस तरह का रंगमंच है, इस नाटक को क्या कहते हैं, दलित थिएटर अकल नाटकों में विभाजित कर रहे हैं, विभाजन करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, वगैरह वगैरह सब सारी जो चीज़ें हैं। वही लोग सवाल जिन लोगों ने नुक्कड़ नाटक पर सवाल खड़े किए थे, जिन लोगों ने कहा था कि नुक्कड़ नाटक एक तरह गटर नाटक है, लुक्कड़ों का नाटक, ये भी कहते थे लोग, लुक्कड़ों ने गुंडों का नाटक है, बहुत गरीबों का नाटक है, आवारा लोगों का नाटक है, और इस तरह से डिस्कार्ड करने की कोशिश की थी क्योंकि वो जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहा था। वही लोग क्या कहते हैं, उन्हीं लोगों का एक वर्ग जो है वो इप्टा के आंदोलन पे भी विरोध किया था, कलाविहीनता का आरोप लगाया था। यही वर्ग है जो आप देखेंगे कि बाद के दिनों में जब हमारे यहां प्रतिरोध की रंगमंच जो है या दलित थिएटर जो है, हाँ, ब्लैक थिएटर विदेशों में जो होता है, उसके विरोध में भी बहुत खड़े हो गए थे लोग। तो ये फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि आज ये कहां से आ गया, ये ऑनलाइन थिएटर, ये डिजिटल थिएटर कुकुरमुत्तों की तरह जग गए हैं सब। ये इस पे एक बहुत तेजी से एक संयम, बहुत ही साजिशन कह सकते हैं, संगठित रूप से एक तरह से इस वार होने लगा है। शायद ये भी हो सकता होगा कि इस रंगमंच के द्वारा, चाहे वो डिजिटल माध्यम क्यों ना हो, अगर हम उसका सर्वेक्षण करने की कोशिश करें कि कौन कौन से नाटक दिखाए जा रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, जिन लाहौर ने व्याख्या जन्मे आई नहीं, हम देख रहे हैं रक्त कल्याण, गिरीश कर्नाड का जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर अटैक किया था, या हम देख रहे हैं और भी नाटक जो है इसी तरह के, लोरका के नाटक भी देख रहे हैं हम। इसमें इसी परंपरा में जो जनता से जुड़े हुए बहुत सारे नाटक हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त है उन नाटकों में जो है। अक्कर मासी भी होने वाला है, अभी पिछले दिनों अभी जो कथा भी करने वाले हैं लोग, नाटक को दिखाने वाले लोग हैं, ये सारे नाटकों में आप देखिए तो एक तरह से आम लोगों की पीड़ा थी। उसमें कहीं खाते पीते लोगों का चित्रण नहीं था, उनको आनंद देने का नहीं था। अब सवाल यह भी होता है कि लोग कहते हैं कि इन नाटकों में नाटक देखने वाली विधा है, महसूस करने वाली विधा है, ये लोग कहते हैं आजकल। तो लाइव परफॉर्मेंस विधा है, ये भी कहते हैं कि इसमें महसूस किया जाता है, डिजिटल के द्वारा वो सुख नहीं मिल पाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं लोग आजकल। ठीक है, ये जो कर रहे हैं जो नाटक, जो लोग, सारे लोग, इन्होंने कोई ऐसा कोई प्रण नहीं कर लिया है कि अब हमेशा ऐसे ही नाटक करेंगे, हम नुक्कड़ों पे नहीं जाएंगे। वो तो उनके लिए सवाल दागते हैं ना जो जनसामान्य के बीच में नहीं जाते हैं। अगर बलिया का टीम कर रही है, अगर बेगूसराय का टीम कर रही है, रंगनायक द लेफ्ट, या अस्मिता कर रही है, वो तो सालों भर नुक्कड़ नाटक करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, लड़ते हैं, टकराते हैं, लगातार एक नए थिएटर की कल्पना की कोशिश कर रहे हैं, नया थिएटर इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जनता के बीच और करीबी से जाएं, डायलॉग स्थापित करें। हमने अरविंद गौड़ को देखा है, अक्सर अपने नाटकों के बाद एक संवाद स्थापित करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपको कुछ बातचीत करना हो तो बताइए। क्या यह संवाद जो आरोप लगाने वाले लोग हैं क्या स्थापित करते हैं? हमने तो जितने भी अभिजात रंगमंच के लोगों को देखा है मैंने अभी थिएटर में, अधिकतर लोगों का जो मैं, महानगरीय थिएटर, ड्रामा खत्म होता है और खत्म होने के बाद लोग उठते हैं, चल देते हैं। उस नाटक से एक तरह से जुड़ाव ही महसूस नहीं होता है, ऐसा लगता है कि अब डिपार्ट हो गए। जो लोग कहते हैं कि नाटक हमारा लाइव है, मुझसे जुड़ जाते हैं,
जुड़ने का भाव तो तब होता ना कि जब उसमें क्लास नहीं होता। आज कॉरपोरेट के नाटक जो होते हैं 1500 रुपए के नाटक होते हैं महानगरों में। तो आपने तो वहीं पर एक क्लास बना दिया कि ज्यादा जो पैसे वाला होगा या वीआईपी होगा या कॉरपोरेट जिसने बहुत बड़ा फाइनेंस किया होगा, स्पॉन्सर किया होगा, वो आगे बैठेगा और बहुत आराम से देखेगा। उसको हर चीज दिखाई देगा साफ, वो जुड़ेगा बहुत करीब से देखेगा तो दिखाई भी अच्छा देगा। लेकिन जो 250-300 फीट पीछे से देखता है वो आदमी, के जो ऊपर से देखता है, सबसे पीछे के सीट पे देखता है, कभी उनसे भी तो पूछिए वो कितना वो लिंक कर रहे हैं अपने आप को। उसे तो ठीक से विजुअल एक्सप्रेशन भी दिखाई नहीं देते हैं उनको। आवाज को कर सकते हैं आप, तकनीक इस्तेमाल फिल करके साउंड सिस्टम, आजकल तो उन मंचों पर भी लेपिक माइक इस्तेमाल करते हैं जो कहते हैं कि नहीं, कायदे से तो यह होना चाहिए कि माइक इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए, जो आजकल कॉलर में लगाकर बड़ा बड़ा एक्टर करता रहता है। आपने एक प्रशिक्षण प्राप्त किया है आवाज को थ्रो करने का मंच पर। आप सिनेमा तो कर नहीं रहे हैं, तो लोगों को एकदम आवाज की सही इंटेंसिटी लाने के लिए आपको तो लेपिक माइक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत प्रचलन बढ़ गया। अभी आप देखिएगा फेस्टिवल में जो बहुत पैसे वाले हैं वो साफ साफ कह रहे हैं या करते हुए दिखते हैं कि वो माइक लगा कर करते रहते हैं। तो इससे जुड़ पाएगा? या आपने अपना अलग दायरा बना रखा है और दूसरा दायरा अलग बना रखा है दर्शकों का, उसके बीच बहुत डिस्टेंस होता है। आपने खुद ही बहुत दर्शकों से और कलाकारों से एक लंबा रिलेशन आपने दूर का बना रखा है, तो क्या फील करेगा, क्या नाटक से जुड़ेगा अपनी संवेदना के स्तर पर? अभिजात रंगमंच तो मैथोलॉजिकल अगर आप जोड़े तभी अलग हो गया था। उदाहरण के लिए क्लास में बट गया था जब पहला नाटक हो रहा था असुर पराजय, और वहां पर जब उस नाटक में असुरों की आलोचना दिखाई जा रही थी और जब प्रतिरोध दर्ज किया था असुरों ने कि अमृत मंथन में हमारी भी भागीदारी है, हमारी भागीदारी को कम न किया जाए, और प्रतिरोध जब करने के बाद उसका इंद्र ने जिस तरह से शमन किया, मंच पर उन्होंने एक तरह से वध किया और उसके बाद निर्देश दिया कि नहीं, अब जो है हम बाहर नहीं करेंगे। उसी दिन अलग हो गया था, क्लास दो अलग हो गए थे। आपने आम लोगों का काट दिया था, क्लास अलग कर दिया था। जन समुदाय की कोई उसमें जो है असुर जो बहुत बड़ी भागीदारी थी उस वक्त जो है, जिनके लिए भरत मुनि ने नाटक को लिखा भी होगा, ब्रह्मा ने आदेश भी दिया होगा 5वां वेद रचिए जहां पर शूद्रों को अधिकार हो पढ़ने का बोलने का। ये तो है कहानी। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर भी वो नहीं हो पाता है, वो क्या कहते हैं अलग हो जाता है। और विश्वकर्मा जी को आदेश दिया जाता है कि एक ऐसे ऑडिटोरियम बनाया जाए जहां पर असुर ना आ सके, बहुत सुरक्षा हो, और आदमी को वर्ण के हिसाब से बैठाया जाए। अर्थात आगे ब्राह्मण बैठेंगे, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे शूद्र। तो हमने तो इतना विभाजन कर रखा है, एक जो सबसे पीछे बैठेगा और उस लिए कि बहुत निम्न वर्ण का है, उस नाटक को कैसे वो रिसीव करेगा? जिस रिसीव की बात आजकल कर रहे हैं थिएटर में कि हम नाटक जो लाइव शो है और हम उसे महसूस करते हैं, महसूस निश्चित करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि थिएटर में डायरेक्ट देखते हैं तो महसूस भी करते हैं, लेकिन हम ये कैसे कह देंगे कि सिनेमा को देखकर कैसे महसूस नहीं करता है आदमी? दूसरा देखिए, हर कला जो है उसका एक अपना व्याकरण है और उसका सौंदर्य है। हमारा सिनेमा से कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, यहीं से निकल कर गया है।
कॉमेडी है, और दोनों को अपना एक रूप भी है, फॉर्मेट भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिनेमा से भी उतने अटैच्ड हो जाते हैं, महसूस करते हैं। पिछले दिनों जैसे लोग कहते थे, रामायण को देखकर बहुत लोग रोने लगते थे। सीता जब राम के दरबार में बुलाई गई अंतिम बार, और कहा गया कि प्रशिक्षण दीजिए अपने सतीत्व का, और सीता सर झुकाए चली आ रही है। लोग कहते हैं कि रोने लगते हैं लोग देख देखकर। तो फीलिंग की बात है, कितना संवेदना से जोड़ते हैं। उसी तरह से अगर कोरोना में जो है, जो कोरोना के दौर में एक जो अब धीरे धीरे कोरोना की बीमारी को एक मानव निर्मित बना दिया गया है। कई आप देखिएगा सब टेक्स्ट में घटनाएं घट रही हैं। कोरोना के ओट में बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो शाहीन बाग या घंटाघर के मूवमेंट से लोग शामिल थे, उसको अब खोज कर, या दिल्ली के दंगे में जो लोग शामिल थे ना भी शामिल थे। हाँ, अधिकतर तो ये आपको डॉक्यूमेंट ये आ रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोगों को ही ज्यादा लोग मारे गए, और उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा जेल में डाला गया। और अभी भी पिछले दिनों कोरोना के काल में ही जाकर गिरफ्तारी हो गई। बहुत सारे जो मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले थे, पत्रकार, लेखक, और उनको जेल में डाल दिया गया। आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा को इसी पर संदर्भ में डाला गया। ये कोरोना का ही है। एक नया, जैसा अरुंधति राय ने कहा कि नया प्रवेश द्वार खुल रहा है, वही है इसके रूप जो है देख रहे हैं। बाहर के लोगों को तो जो दो क्लास साफ साफ दिख रहा है, उनको तुम पैसा हेलीकॉप्टर, मैंने उनको हम तो हवाई जहाज के द्वारा ला रहे हैं, मैंने स्पेशल बस के द्वारा उन्हें घर पहुंचाया जा रहा है, कोटा के द्वारा बच्चों को। और मजदूर, लाखों की संख्या में जो मजदूर हैं वो फुटपाथ पे हैं। इसी कोरोना के पीरियड है, और मुझे लगता है कि रंगमंच से काम करने वालों को इसको ऑब्जर्व करके उसे अपने इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने नाटक का विषय बनाने की जरूरत है। अभी लखनऊ में एक मोनोलॉग कंपटीशन कराया इन्होंने, डिजिटल मोनोलॉग। मुझे उनके मोनोलॉग्स देखने को मौका मिला। अब विश्वास नहीं करेंगे, अधिकतर मोनोलॉग्स जो थे वो किसान जो वहां से लौट रहे हैं उनके दर्द के बारे में था। वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। एक्टर 5 मिनट का था। तो ये इसी मूवमेंट का दौर है, जो एक्टर सोच रहा है कि हमें कंपटीशन में भाग लेना है और हम बाहर जा नहीं सकते, तो करे क्या? तो विषय क्या उठाए? विषय उठाना ऐसे ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोरोना के खिलाफ जो कोरोना को जो मानव निर्मित किया गया है, हमें लड़ना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे विषय को कोरोना काल में, कोरोना के दिनों में रंगमंच करना है मुझे अगर, तो ऐसे ऐसे विषयों को उठाना होगा। अभी नहीं मालूम कितना दिनों चलेगा। न सरकार की कोई इस पे नीति है, बहुत स्पष्ट नीति कोई नहीं है, पहले भी नहीं रही है। इस सरकार की तो और नीति नहीं है कि जो कलाकार हैं हमारे, उनके बारे में कुछ सोचा जाए। कोई ऑडिटोरियम खोलने वाले नहीं आए, या जो अभी सिनेमा और थिएटर से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, बहुत उनकी माली हालत खराब हो गई है, उनके लिए उनकी कोई योजना नहीं है। बहुत से कलाकार कहते हैं पैसे कमी है, तो लोग व्यक्तिगत स्तर पर उन कलाकारों को दे रहे हैं। तो इसलिए जो है, मुझे ऐसा लगता है ऐसे से नए रास्ते तलाशने की जरूरत है। तलाश रहे हैं। अभी पिछले दिनों यहां पे द मॉकिंग बर्ड है, नए लोगों की एक बहुत अच्छी संस्था है, जो उन्होंने पूरे सामाजिक ड्रामा को, जो समाज में जो घट रहा है, उसको कैसे पेश किया जाए, एक नए व्याकरण के साथ पेश कर रहे हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई है 44 मिनट की। उसमें उन्होंने उषा गांगुली और इरफान खान पर उन्होंने एक श्रद्धांजलि दी है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कोरोना के दिनों में हम कैसे डिजिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो निर्देशक भारतेंदु ने, उन्होंने कहा कि आप जहां जहां कलाकार जो लोग हैं, वो लोग वहां से उन्होंने निर्देशित किया कि क्या क्या चीजें मैटर देकर,
और वहां से उन्होंने बहुत पोएटिक ढंग से, बहुत वैचारिक से लोगों ने अपनी अपनी उन्होंने क्लिपिंग दी। और केवल कविता को पढ़ा नहीं, उन्होंने उसमें सेट का पूरा डिजाइन किया। उसका बैकग्राउंड देखिए, कलर देखिए। उसके बाद उन्हीं कलाकारों ने उसकी एडिटिंग भी की, और एडिटिंग करके फाइनली उन्होंने उसको अब वो लोगों को दे रहे हैं व्हाट्सएप के दौरान कि देखिए, और लोगों को इस पे देखिए। तो मुझे लगता है कि ये रोने से तो अच्छा है कि कोरोना के दिनों में हम कुछ इस तरह क्रिएटिव काम करें। लोग कर रहे हैं। इसमें मैं भले रोने वाले जो लोग रोएं, महानगर वाले रो सकते हैं क्योंकि वो ग्रांट पर जिंदा है ना। उनको सरकार जब तक पैसा नहीं देगी तब तक वो इधर से उधर हिलते भी नहीं है। लेकिन छोटे शहर के रंगमंच करने वाले लोग तो कर रहे हैं, अभाव में जीने वाले जी रहे हैं, काम कुछ कर रहे हैं। वो लोग लगातार जो छोटे छोटे, मैंने कहा ना मोनोलॉग जो किया, या मॉकिंग बर्ड के कलाकारों ने जिन सवालों को उठाकर रखा, वो उदाहरण है हमारे सामने। तो मुझे लगता है कि इस दौर में, जो संकट काल में जो है, नए नए रास्ते खुलेंगे। उसका विरोध ये उन्होंने कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया कि हम आगे मंच पर जाएंगे ही नहीं। क्योंकि ऐसी स्थिति है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे। हो सकता है कि अभी बिहार में भास्कर झा ने छत पर उसने सेट लगाया पूरा संवादिया का, और वहीं उसने नाटक कर दिया। ये नए नए चीज तो आ रहे हैं ना, और वहां से वो लाइव कर रहा है। वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे और चीजें आए। हम क्यों अपने आप को सीमित कर दें इस पे जो है। और ये भी है कि कोरोना दौर के समय का बाद का जो दौर होगा, कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि अभी स्थिति जो है, क्योंकि सरकार बहुत दिनों तक अभी कोई जो सोच रहे हैं कि अनुदान देने वाला हो, ऐसा देने वाली नहीं है। न कॉर्पोरेट सामने आने वाला है। कॉर्पोरेट को लगेगा कि इसमें हमें कोई फायदा क्या है, इसमें संख्या बहुत कम होगी दर्शकों की, सरकार के द्वारा हो सकता है आदेश दिया जाएगा। तो ऐसे क्षणों में मुझे लग रहा है कि एक नए तरह का रंगमंच आएगा। नए हो सकता है कि उसका व्याकरण भी नया हो। जरूरी नहीं कि ऑडिटोरियम में जाए। हो सकता है उसका रंगमंच बादल सरकार की तरह हो, उसका रंगमंच उत्पल दत्त की तरह हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह हो, जिसमें व्यापक जनमानस की पीड़ा हो, चेतना हो। उसको उद्गार करेंगे लोग। और इसके लिए कोई बैठकर बौद्धिक आदमी, कोई इसका कोई क्लासिकल लिखने वाला नहीं है। आप बताइए कि जो मोबाइल पर अभी जो मजदूर लौट रहे हैं, सब ऐसी ऐसी दृश्य आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं कि लोगों को रुलाई आ जाती है, परेशान हो जाते हैं। एक औरत लगातार दौड़ती जा रही है अपने बच्चे को बाहों में लिए हुए, उसका बच्चा मर जा रहा, भागती जा रही है। एक आदमी से पूछा कि तुम क्यों भाग रहे हो लगातार। बोला कि मेरा बच्चा मर गया है, और मैं अगर आपको बता दूंगा या किसी को बता दिया तो लोग मुझे रोक लेंगे और उसको पल्स पोलियो घोषित कर देंगे, और मेरा गांव अब केवल 10 किलोमीटर दूर है। वो रुकता नहीं है, लगातार भागता नजर आ रहा है। पुलिस खदेड़ रही है। अब बताइए, जब हाईवे से लोगों को दौड़ा रही है तो सड़क, वो रेलवे ट्रैक पर आ जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर जब सोते हैं तो कैसी नींद है। एक कहा कि मैं बहुत लोगों को, साथियों को जगाते रहा, उठ जाओ गाड़ी आने वाली है। लेकिन पता नहीं किस गहरी नींद में थे, कितने सालों की नींद थी, उन्हें सुनाई नहीं देता है। और उसके बाद हम जो देखते हैं रेलवे लाइन पे पड़ी हुई रोटियां, वो अजीब सा दृश्य हमारे सामने करती है। जब एक मजदूर जो है, वो आप कहते हैं कि मजदूर है, वो कला के बारे में क्या जानेगा, हम बहुत ज्यादा जानते हैं। जब उन्हें दौड़ाया जाता है तो वो खेतों की तरफ भाग रहे हैं। जब वो सड़क से, सरकार का निजाम का हुक्म हुआ कि सड़कों पर मत जाने दीजिए, तो वो दौड़कर खेतों की तरफ भागते हैं, साइकिल उठाते हुए, और वीडियोग्राफी करते जा रहे हैं।
कुछ लोग जंगलों में सोए हुए हैं, पहाड़ों पर चले जा रहे हैं, उन्हें ना मालूम कहां रास्ता है, किधर चले जाएंगे, और शूट भी कर रहे हैं। अब कोई पूछे कि तुम एक्टर थोड़े हो, तुम फोटोग्राफर थोड़े हो, तुम क्या शूट कर रहे हो, तुम्हें एंगल के बारे में पता है? लेकिन उन तस्वीरों से जो निकल के आ रहा है जीवन, जो कला, मनुष्य की कला सत्ता के विरोध में वो जाती है। मुझे लगता है कि उनकी कला, उनका वो मोबाइल जिन्होंने हथियार बना रखा है, अब वो क्या तलाश नहीं लगेंगे कि नहीं यहां कोई दर्शक मिल जाए तो हम दिखाएं, अपनी पीड़ा को कहें, किस्सा गोई में कहें? नहीं, वो भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और वो मोबाइल से खींचते जा रहे हैं। उसी भागदौड़ में उस महिला की मुस्कान भी दिखाई देती है, जो 2 बच्चों को टांगे हुए है और थोड़ा सा मुस्कुरा भी रही है। जिंदगी है तो हम कैसे मान लें कि अभी कोरोना के समय में अगर हम बंद हैं तो हम कुछ करेंगे नहीं, अब कुछ करेंगे तो आप उस पर तरह तरह का आरोप लगाएंगे, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। एक साथी ने कहा कि अब तो इससे अच्छा है कि आने वाले दिनों में सेक्स भी लाइव कर देंगे ये लोग। कोई कह रहा है कि ये थिएटर के साथ, ये रंगमंच के साथ मास्टरबेट कर रहे हैं। इस तरह की भाषा उन लोगों ने किया है जो हमेशा सत्ता के चाटुकार रहे हैं, भक्त रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों को, रिश्तों को तोड़ने में लगे हुए हैं। हम कह रहे हैं चाहे कोई भी आदमी हो। जब बिहार का छैला बिहारी अभी वीडियो पर गाना लॉन्च किया है, बिहारी मजदूरों के दर्द को, वो डरता नहीं है। वो तमाम अपने वीडियो में उन नेताओं की तस्वीर भी चिपका देता है, नीतीश कुमार और तमाम लोगों को, सत्ताधारी नेताओं को। यही लोग हैं जो हमें नहीं आने नहीं दे रहे हैं। वो तो साफ कह रहा है। फिर हम क्या चुप रहे हैं? हम जब कवि कविताएं गढ़ सकते हैं, या खूब सुना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इतनी कविताएं पता नहीं क्यों लिख रहे हैं लोग। संजय कुंदन कह रहे थे कि आजकल कुछ कवि जो ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि आजकल कवियों को जिधर जो कविताएं लिखे जा रही हैं। अरे तो क्या परेशानी है, लिखने दीजिए ना। जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना पीड़ा लिखेंगे, सत्ता के पक्ष में तो नहीं लिख रहे हैं ना। ये तो नहीं कर रहे हैं कि ये आवारा है, कुछ चुरा के लेके जा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था भट्ठे में डाल देंगे। जो जितने भी कवि लिख रहे हैं उनके पक्ष में लिख रहे हैं। हो सकता है कि इसमें से कोई अच्छी कविता आ जाए। आज भी संजय कुंदन की जो कविता बहुत अच्छी लगती, बहुत लोग सुन रहे हैं लोग से। लिखने वाले आजादी के बाद केवल 3-4 ही नाटककार हुए हैं क्या? मोहन, राकेश, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, इन्हीं ने 4-5-10 नाटक लिखे हैं। बहुत लोगों ने लिखे, लेकिन कुछ नाटक आए अच्छे उसमें से। इसलिए कोरोना पीरियड में, कोरोना काल में जो लोग कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। हो सकता है कि नए नए रास्ते निकलेंगे। अभी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये डिजिटल क्या कहते हैं, दिखा रहे हैं। कोई अपना कोई नाटक दिखा देगा, कोई मोनोलॉग दिखा देगा, कोई गाना सुना देगा। हो सकता है इसी के बीच में से कुछ चीजें आ जाए। इमरजेंसी के दौर में भी तो नागार्जुन आए थे, नेहरू आए थे, धर्मवीर भारती मुनादी लेकर आए थे। उस वक्त भी बहुत लोगों ने कहा नागार्जुन की कविता तो बिल्कुल राजनीतिक कविताएं हैं, माने काफी फौरी कविताएं हैं, इनका कोई ज्यादा इतिहास नहीं रहेगा, ये बहुत दिनों तक कविताएं जीवित नहीं रहेंगी। लेकिन याद है धर्मवीर भारती की कविता मुनादी किसे याद नहीं है? या नागार्जुन की कविताएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं लोगों को याद है। उसी तरह से ये दौर है। इस दौर में भी हो सकता है कि कुछ नाटक, नए नाटक भी आए। जिस तरह कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी, कुछ नाटककार नाटक भी लिख रहे होंगे। अल्बेर कामू ने जो प्लेग उपन्यास लिखा, आज वो हमारे सामने दस्तावेज है। उसी को देखकर हम जानते हैं कि उस वक्त प्लेग फैला था और उस वक्त की क्या स्थिति थी। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है आज भी जो हो रहा है।
अमानवीयता जो उस वक्त की थी आज भी वही है। इसलिए रोकने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि 100 फूल खिलने दो, 100 विचार को आने दो, उन्हीं में से कोई ऐसा विचार आएगा जो जनता का हो। तो 57 मिनट का समय भी हो गया, तो 1 घंटे का समय है, तो लगभग समय, अच्छा मैं बोलने के क्रम में जो आए हुए प्रतिक्रियाओं को पढ़ भी नहीं पाया ज़्यादा, लेकिन अंतिम में हमारा कहने मतलब यही है कि कोरोना का दिनों में जो रंगमंच है, इन्हीं में से कोई रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता जो होगा बिल्कुल नया होगा। अब कुछ दीवारें टूटेंगी, कुछ जकड़न भी खत्म होंगी। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ड्रामा की पूरी परिभाषा बदल गई थी। हम लोग के सामने एब्सर्ड ड्रामा आया था, हमारे सामने वेटिंग फॉर गोडो ऐसा नाटक आया था, भुवनेश्वर के बहुत सारे नाटक आए थे, अलग तरह की भाषा आई थी। उसमें कुंठा भी था, संतरास भी था, एक दूसरे का लिंक भी नहीं था, लेकिन जीवन कह रही थी। आपातकाल के बाद एक दूसरे तरह का परिवेश हमें दिखा था। उसी तरह ये दौर भी है, मुझे ऐसा लग रहा है, और एक नया तरह की शुरुआत हो सकती है। अब मैं बहुत निराश नहीं हूं जो अभी स्थिति है। जो लोग कह रहे हैं कि थिएटर बिखर जाएगा, थिएटर टूट जाएगा, गर्त में चला जाएगा, इसको बचाने की जरूरत है। थिएटर किसी से कहने से टूटता नहीं है। जान लीजिए, आज 30 साल से ज्यादा हो गए डिजिटल थिएटर का, विदेशों का जो मूवमेंट जो है आज भी चल रहा है, और थिएटर वहां भी चल रहा है। तो यहां भी अगर मान लीजिए ऑनलाइन थिएटर हो रहा है, तो उससे कोई थिएटर को क्षति नहीं होने वाली है। थिएटर तब भी होगा। ये कि हमने थोड़े समय के लिए विराम लेकर हमने थोड़ा दूसरे तरह का फ्लेवर नाटक करने लगे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वही होगा। तो साथियों, मुझे लगता है कि जो समय मुझे निर्धारित था उस समय में पूरा करना ज़्यादा बेहतर होगा, और बातें लगभग कुछ आ गई हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।